मन के दर्पण में खुद को संवारो जरा। मन के दर्पण में खुद को संवारो जरा। अपने अंदर के रावण को मारो जरा। अपने अंदर के रावण को मारो जरा। राम चल कर तुम्हारे भी दर आएंगे। राम चल कर तुम्हारे भी दर आएंगे। मात सबरी तुम भी पुकारो जरा। मात सबरी तुम भी पुकारो जरा। नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। और मैं हूं आनंद कुमार। मित्रों, शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं सरगुजा छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, कलाकार और पूरा जीवन शिक्षा के अध्यापन कार्य में आपने लगाया और वर्तमान समय में लंबे समय से आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर सपन सिन्हा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत और वंदन, अभिनंदन है। नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा जो जीवन है आपने कला और साहित्य और अध्यापन में गुजारा है, और न सिर्फ सरगुजा छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश में लोग आपको जानते हैं, लेकिन आज हम अपने देवतुल्य जनता और दर्शकों का आपका पूरा परिचय उनको रूबरू कराना चाहते हैं। तो ज़रा एक बार परिचय के साथ आप बताएं कि आपका बचपना और शिक्षा कब और कहाँ से शुरुआत किया। मेरा जन्म स्थान अंबिकाईपुर है जी। और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा अंबिकाईपुर से हुई है। अच्छा। प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शाला स्कूल गुदरी बाजार में हमारा एक स्कूल हुआ करता था, जहाँ पर अभी मार्केट लगता है। जी जी। वहाँ पर एक प्राथमिक शाला हुआ करता था। कब की बात है डॉक्टर साहब? ये 1966-67 की बात जी बता जी। रहा हूँ। अच्छा। तो हमारा प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुआ। जी। हमारे प्रथम गुरु बम्बा गुरु जी थे हमारे कक्षा शिक्षक। अच्छा। चंद्रभूषण सिन्हा के नाम से उनको लोग जानते हैं। जी जी जी। और वैसे बम्बा गुरु जी के नाम से उनको ज़्यादा जाना था। जी जी। और हमारे उस समय मेरे प्रथम उस समय जो हेड मास्टर हुआ करते थे जी। यहाँ जो त्रिभुवन सिंह जो ग्रामीण बैंक में है, उनके पिताजी थे उस समय हेड मास्टर। जी जी। तो उनके कार्यकाल में हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा गुदरी बाजार के स्कूल में हम लोगों ने बिताया। जी। मिडिल स्कूल से लेके हाई स्कूल तक की मेरी पूरी शिक्षा मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ही हुई। जी। और उस समय मेरे पिताश्री भी उस समय मल्टीपर्पज़ में ही शिक्षक थे। जी। आदरणीय डबराल सर, आदरणीय राय सर, जी। उमा शंकर सिंह सर, जी। ये हमारे मिडिल के शिक्षक हुआ करते थे। जी। और इन सबों से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया प्राथमिक। जी। और निश्चित रूप से उस समय का जो शिक्षा ग्रहण करने का तरीका था और एक दंडात्मक प्रणाली हुआ करती थी। जी 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 जी। और शिक्षकों से हम लोगों ने कहा जाए बहुत मार खाई है, जी। लेकिन एक अनुशासन और बहुत ज़्यादा प्रिय होते थे हम शिक्षक के। जी। निश्चित रूप से हमारे मिडिल स्तर तक के जितने भी शिक्षक थे, जी। हम लोगों को बहुत प्यार करते थे। जी। और शायद जो भी आज थोड़ा बहुत अनुशासन हम सब में है जी। या ज्ञान है, जी। उन्हीं सब का दिया हुआ है। जी। इसके बाद जब हम हाई स्कूल में आए, जी। तो आदरणीय एडी सिंह सर, आदरणीय एसी त्रिपाठी सर, जी। वर्मा सर जी। और ढेर सारे हमारे शिक्षक थे जिन्होंने हम लोगों को हाई स्कूल तक का अपना अध्ययन दिया। जी। जब हम हाई स्कूल में आए तब से ही एक साहित्यिक रुझान हुआ। आदरणीय एसी त्रिपाठी सर जो थे, जी। हिंदी के वो उद्भट विद्वान थे। जी जी। जिनके कार्यकाल में हम लोग के समय में स्कूल में सरस्वती पूजन के समय जी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था। जी जी। अभी भी होता है। नहीं, उस समय 3 दिवसीय कार्यक्रम होता था। जी जी। तो उस समय भाषण, वाद विवाद, जी। खेल कूद, नाटक का कंपटीशन होता था। जी जी। और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती थी जिससे हम लोग के अंदर के जो कलाकार थे, जी। वो शिक्षक उसको बाहर निकाल देते। जी। हमारे यहाँ
आदित्य कश्यप सर थे जो हम लोगों को नाटक सिखाते थे। जी एच.सी. पुरी सर थे, अभी जी अभी हाल ही में उनका देहांत हो जी गया है। जी 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 वो नाटक के बहुत बड़े कलाकार थे जी 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 और नाटक और प्रहसन जी हम उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू में सीखा जी और कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं से ही हम लोगों को वो मंच पे लाना शुरू किया। जी तो नाटक क्या होता है, नाटक की विधाएं कैसी होती है, एकांकी में कैसे होता है, संवाद कैसे बोला जाए, जी ये हमारा शुरुआती दौर कक्षा 6वीं 7वीं से ही हो गया था। जी जी और उसी समय से एक कलाकार हमारे अंदर पनपने लग गया। पनपने लगा। जी तो जी निश्चित रूप से जब हमने उस समय नाटक में, खेल में, वाद विवाद में, जी। सभी चीज़ों में पुरस्कार देने की प्रथा होती थी। जी। पुरस्कार में कलम, दवात, जी पेन यही सब हम लोग को मिलता था, लेकिन वो जो है आज के गोल्ड मेडल से भी जी बहुत जी बड़ा और होता बहुत था। प्रोत्साहित करता हाँ। था वो। हाँ उस समय की आवास और पर्यावरण मंत्री थी श्रीमती देवेंद्र कुमारी। जी जी वो विद्यालय आती थी हम हर साल, जब तक रहती थी, मतलब भोपाल में न रह के अंबिकापुर रहती थी, जी तो उनके कर कमलों से हम लोग को पुरस्कार मिलता था। जी 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 तो निश्चित रूप से एक आनंद की अनुभूति होती थी जी और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य साहित्यिक गतिविधियों, कला के प्रति एक रुझान होता था। जी। तो ये मिडिल स्तर से ही हम लोग के अंदर एक रुझान उत्पन्न होने लगा। जी जी डॉक्टर साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ष 2025 है जी, और जी, आप अपनी शिक्षा दीक्षा वर्ष 1966, 49 साल पहले, जी, ये जी। 49-50 साल पहले ये अंबिकापुर किस तरह का हुआ करता था? देखिए, उस समय अंबिकापुर एक बहुत सीमित दायरे में था। जी जी हाँ, अब संभाग है। थाने के पीछे हमारा घर था जी और हम लोग वहाँ से पैदल ही स्कूल आते थे। जी उस समय निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नगर उतना विकसित नहीं हुआ करता था जी और दोस्तों और मित्रों और सहपाठियों के बीच में आत्मीयता बहुत होती थी। जी 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 हम लोगों में एक थोड़ा सा स्थिति ये थी कि हम लोग संसाधन की कमी होने के कारण भी जी हम लोगों को किताब या कॉपी के प्रति रुझान बहुत होता था। जी जी हम लोग एक दूसरे से मांग के ही किताब मांग लेते थे। जी नए किताब की उतनी रुचि नहीं होती थी। जी जी यदि पुस्तक मिल जाता था तो अपने बड़े कक्षा के दोस्तों से, जी बड़े भैया लोग से बोलते थे अपना पुस्तक हम लोग को दे देना। जी तो निश्चित रूप से वो जो एक आत्मीयता होती थी, जी वो निश्चित रूप से आज के परिवेश में वो सब देखने को बहुत कम मिल रहा है। जी जी और शिक्षकों का तो ये था कि यदि आप 2 दिन 1 दिन यदि विद्यालय नहीं पहुँचे जी। तो घर आ जाते थे जी कि आपका पुत्र 2-3 दिन से नहीं आ रहे। तो जी। एक होम विजिट होता था जी जी और एक आत्मीयता होती थी। जी तो ये सब चीज़ हम लोग ने अपने समय में जो देखा है, जी वो एक अलग स्वर्णिम काल हुआ करता जी है। डॉक्टर साहब, आपके परिचय से आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल के बाद फिर? हाई स्कूल के बाद कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ। जी जब महाविद्यालय में आने के बाद लेखन थोड़ा सा हमारा समृद्ध होने लगा। जी जी लेखन में क्या है, उस समय मैं नवभारत और छोटे छोटे अखबारों में एक कॉलम आता था लोकवाणी, शायद आप लोग को जी जी याद हाँ, होगा। लोकवाणी हाँ। तो लोकवाणी हम लोग जानते थे पत्रिकाओं में तो स्थान मिलेगा नहीं, जी तो लोकवाणी में पोस्ट कार्ड में हम लोग संदेश लिख के भेजते थे। जी जी और उस समय जो छोटी छोटी जो घटनाएं होती थी नगर को, जी उसको भी हम लोग लिखते थे, तो उस लोकवाणी में हम छपते थे। जी तो आदरणीय एसी त्रिपाठी सर को जब लगा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कवि है, जी तो वो हास्य व्यंग की ओर मेरा एक ज़्यादा झुकाव था। अच्छा। तो शुरुआती दौर में जब मैं हास्य व्यंग लिखता था, जी क्षणिकाओं से ही लिखना शुरू किया। जी जी और उस दौर में मननगढ़ से एक सतीश उपाध्याय हमारे मित्र हुआ करते। जी जी बहुत बड़े हाँ। साहित्यकार है, काफ़ी नाम तो उनका, हाँ। उनका भी उसमें लोकवाणी में आता था, जी मेरा भी लोकवाणी में आता था। जी तो हम लोग का वहाँ से फिर पोस्ट कार्ड से ही हम लोग का पत्र व्यवहार मित्रता शुरू हुई। जी 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 तो निश्चित रूप से लिखने का एक रुझान जी अखबारों में लोकवाणी और इस सब से शुरू हुआ। जी डॉक्टर साहब, वो पहली रचना कौन सी आपको याद है? क्या हमको जरा सुनाइए, हमारे लिए के लिए जानना चाहते हैं। वो तो पहली रचना क्षणिकाओं के जी माध्यम जी से वो आता था। क्षणिकाएँ बहुत फेमस हुआ करते हैं। हाँ। क्षणिकाओं में व्यंग या किसी हाँ। बात को कहने का बहुत ठोस माध्यम है, तो कोई एक आध रचना उस दौर का। उस दौर की वो वैसी तो कोई रचना ही है। जी एक आया था, जी बहुत छोटी थी, हाँ। क्षणिका थी। जी जी रिश्वत ली जी कुर्सी से गए, जी
और रिश्वत दी, जी कुर्सी पे गए। गए। जी जी। तो हाँ, इस मतलब प्रकार रिश्वत से लेने से आप सस्पेंड भी हुए थे, फिर रिश्वत दे के बच भी सकते हैं। हाँ। ये बहुत है। फिर कॉलेज के बाद डॉक्टर साहब? तो कॉलेज में आने के बाद वहाँ पर हम लोग जब नाटक करते थे जी तो विजय अग्रवाल सर एक हुआ करते थे, जी। जो बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के सचिव हुए। ओएसडी बने जब राष्ट्रपति जी हाँ, थे। जी जी तो उनके सानिध्य में हिंदी भाषा को सीखने का, पढ़ने का जी बहुत ही मतलब हमारे अंदर जो भाषाई कौशल विकास जो हुआ, जी वो महाविद्यालयीन काल में हुआ। जी और उस समय डॉक्टर सरोज मिश्र हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे हिंदी के। जी उनके सानिध्य में आने से जब उन्होंने हम लोग को परखा कि वास्तव में आप लोगों के अंदर जो कला है, जी साहित्य के प्रति रुझान है, तो उस समय बहुत सारी कविताएं, जी जब हम लोग छोटी छोटी कविताएं लिखते थे तो सर के पास जाते थे, जी तो सर उस पर संशोधित भी करते थे कि नहीं इस विषय पे लिखो, जी या पूरा बैकग्राउंड हम लोग को बता देते थे स्केचिंग करके कि इस पे आप क्या बेहतर लिख सकते हो। जी 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 तो वहाँ से फिर रुझान हुआ जी और छोटी छोटी कविताएं लिखने लगे। जी और पत्रिकाओं में, जो विद्यालयीन पत्रिकाओं में भी कुछ रचनाएं आई उस समय। जी। उस समय तो हर विद्यालय, महाविद्यालय से भी हाँ, एक, पत्रिका निकलता था पत्रिका साल निकलती में, है, हाँ, साल वार्षिक में। उत्सव और ये तो उस सब समय कुछ आलेख, कुछ अच्छी चीज़ें आती थी। जी इसी बीच में अंबिकापुर आकाशवाणी शुरू हुआ। जी उस समय पहले डायरेक्टर हुआ करते थे आदरणीय अनीक हनफी साहब। जी तो उस समय एक आलेख लिखने की प्रथा शुरू हुई। जी हम लोग छोटे छोटे आलेख लिख कर ले जाते थे, जी तो युवाणी में उसका प्रसारण हुआ। फिर धीरे धीरे अन्य जो उनके शाखाएं थी उसमें हम लोग का आलेख प्रसारित हुई। जी तो अमरेश्वर दुबे उस समय एक आकाशवाणी में उद्घोषक हुआ करते थे। जी जी वे हास्य की रचनाओं को उन्होंने सुना जी और अनिरुद्ध नीरो भैया के माध्यम से लेखन आया। जी और उन्होंने सन 1981 में जी पहली बार एक गणेश पूजा के किसी कार्यक्रम में मुझको मंच पे लाया था, जी जी और वहाँ पर मैं कुछ हास्य कविताएं पढ़ी थी। जी जी तब से लोग जानने लगे कि इसके अंदर भी कुछ हास्य व्यंग करने की क्षमता है। जी जी तो वहाँ से फिर हर होली के समय में एक कार्यक्रम यहाँ आकाशवाणी में होता था। जी तो उस होली के कार्यक्रम में हम लोगों को अमरेश्वर दुबे ने मौका दिया जी और पहली बार आकाशवाणी से होली के संग, होली के रंग जी कवियों के संग एक कार्यक्रम आता था, उसमें मेरी कविताओं का प्रसारण हुआ। जी और फिर लगातार समय समय पे आकाशवाणी से मेरी कविताएं प्रसारित होती रही। जी। अगर वो कविता को याद हो तो थोड़ा गुनगुना दे, जो हास्य व्यंग का हो, जो आकाशवाणी में भी आया हो, ऐसी कोई कविता। वो तो बहुत पुरानी कविता है, कोई वो बात तो नहीं, याद दो नहीं लाइन। है। अच्छा, कोई बात तो नहीं। उस पुरानी कविताएं याद नहीं है। जी जी तो जी। डॉक्टर साहब, ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप शासकीय सेवा में रहे। हाँ, इसकी सन शुरुआत क्या? उस समय क्या हुआ कि पिताजी रिटायर होने के बाद हम लोगों ने मिनी पीएससी के माध्यम से जी सन 1986 में मेरी शासकीय सेवा में आया। जी। और मेरी पहली पोस्टिंग जो है सामरी पाठ में हुई। अच्छा। उस समय घना घोर जंगल हुआ करता था जी उस एरिया में। जी खासकर विवेक ढांड साहब उस समय कलेक्टर साहब थे, जी उनके ही मार्गदर्शन में, उन्हीं के सौजन्य से बहुत सारे टीचरों का वहाँ पूरे 36, उस समय 24 ब्लॉक हुआ करते थे। जी 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 तो 24 ब्लॉकों में से हम, मेरा को बड़े साफ सुथरे ढंग से हम लोग का किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। जी पास होने के बाद सामरी पाठ में मेरी पहली पोस्टिंग हुई जी और वहाँ एक चिंतन मनन करने का मौका भी मिला। जी 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 और कुछ लेखन जो है हास्य व्यंग साहित्यिक गतिविधियों को मिला। जी अब गांव में रहने, अब मैं वहीं रहता ही था। जी जी। कौन सा स्कूल था? माध्यमिक शाला सामरी पाठ, अच्छा, मिडिल स्कूल में मिडिल थे। स्कूल में था। पहली तनख्वाह कितना थी? पहली तनख्वाह हम लोगों को 300 रुपये मिला। 300 रुपये था। जी वो जी उप शिक्षक के रूप में हम लोग की पोस्टिंग हुई थी। जी जी। लेकिन तब का 300 रुपये आज कई तो लाखों हम लोग के बराबर। सप्ताह में शनिवार के दिन यहाँ अंबिकापुर आते थे जी। और फिर सोमवार को फिर चले जाते चले थे, जाते थे, वहीं थे। वहीं रहते थे। जी और पूर्व सांसद विधायक कहिए आदरणीय लरंग साहेब जी के द्वारा जो बनाया हुआ झोपड़पट्टी था, जी वहाँ कोई लाइट नहीं थी, लालटेन में ही हम लोग रहते थे। जी भले अंबिकापुर आने के बाद लाइट देखें, लेकिन जी उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, सन 1986-87 में। जी। तो वहाँ पर सारे लोग, हम लोग 9 टीचर एक साथ रहते थे। अच्छा। साथ में खाना पीना बनता था जी और बड़े ही आनंद के साथ। जी जी
और धीरे धीरे वो स्कूल को इतना बढ़ा दिए कि आसपास के गांव से भी बच्चे जो है जी सामरी मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए आने शुरू किए। जी 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 कारण ये था कि जो हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे अतेंद्र सिंह, जी वो बहुत ही मतलब हम लोग को मार्गदर्शन देने वाले, जी जी चाहे उतने दूर रहने के बावजूद भी जी कभी गार्जियन का अनुभव नहीं होता था कि हम घर में नहीं हैं। जी जी अच्छे बुरे तबीयत खराब होने पे बेचारे खड़े भी रहते थे जी कि उस समय तो यहाँ मैन पार्ट से भी ज़्यादा ठंड वहाँ हुआ करती। जी 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 तो उनके संरक्षण में हम लोगों ने वहाँ रहा। जी तो वैसे समय में बोलते थे बच्चों के लिए कुछ गतिविधि कराओ, कुछ जी। नया सीखो, तुम लोग शहर से हो। जी तो नई नई पत्रिकाओं को पढ़ के और सब करके बच्चों के लिए नई गतिविधियाँ करते थे। जी जी तो एक पहचान बनी। जी विवेक ढांड साहब जब वहाँ आते थे, जब स्कूल को देखते थे तो उनको आश्चर्य लगता था जी कि यहाँ पर दूर इतने दूरस्थ स्थान पे जो नॉन टीचर साथ में रहते हैं, जी बच्चों की गतिविधियों से परिचित होते थे। जी तो निश्चित रूप से वो अक्सर कहा करते थे हम्म। कि कभी देखना है इंटीरियल में तो सामरी पार्ट का मिडिल स्कूल देख एक कर मॉडल स्कूल की तरह था जी, वहाँ। जी, जी। उसके बाद आगे डॉक्टर साहब उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र यहाँ सुखरी सपना में हुआ। जी यहाँ गर्ल्स स्कूल उस समय 10-11 बच्चों से था। जी मैं और शिरीष मिश्रा सर थे यहाँ, जो जी 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 जानते हैं। हाँ जानते हैं तो उन्हों यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो शिरीष मिश्रा सर के साथ जी उस स्कूल वो ये चैलेंज हो गया कि कम बच्चों का स्कूल, जी 9-10 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ था। जी जी लेकिन हम लोगों ने उस स्कूल को बहुत आगे बढ़ाया। जी जी आस-पास सर्वे करने के बाद उस समय क्या थी कि लड़कियों को लोग जल्दी पढ़ाने नहीं भेजते। जी जी लेकिन धीरे-धीरे कालापारा के जो जवाहर गुप्ता जी हैं, शायद जी। जानते होंगे उनको। हाँ 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 तो उनके माध्यम से भी वो बहुत सहयोग किए और उस गर्ल्स स्कूल को हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया। जी और धीरे-धीरे 50-55 बच्चों तक हम लोगों ने जी 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर वहाँ जी छात्राओं को वहाँ लाया। और बच्चियों के बीच में गतिविधि करना, बच्चियों को नए ढंग से पढ़ाना, जी कुछ कला, संस्कृति, खेल कूद कराना, जी तो उनके अंदर एक रुझान हुआ। जी और बच्चे जो है दर संख्या वहाँ की बढ़ी। जी इसी बीच में डाइट से, अंबिकापुर डाइट से जुड़ा। जी यहाँ भी अपनी कुछ प्रतिभाएं, डाइट वाले लोग मेरी प्रतिभाओं से अवगत हुए जी और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर में मुझको उन्होंने। अच्छा अच्छा एक नई हाँ। शुरुआत हो गई जिम्मेदारी। फिर मैंने इस डाइट में 1994-95 से प्रशिक्षण का कार्य भी किया टीचरों का। जी फिर यहाँ एक उस समय एक कार्यक्रम चला, सीखना सिखाना जी। कार्यक्रम, जी जी जिसमें मुझको रायपुर भेजा गया डाइट की तरफ से। जी जी वहाँ भी मैंने अपनी प्रतिभाएं दिखाई जी और उसके बाद एक अलग आनंद कहा जाए, एक अलग पहचान जी पूरे 24 विकास खंडों में हुआ। जी 24 विकास खंडों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। जी फिर ओवर स्टाफ का यहाँ पर एक चला, जो आज के समय में जो अभी जो अतिशेष शिक्षकों की जो है, जी जी तो फिर यहाँ से फिर मेरा ट्रांसफ़र मनेनगढ़ में, जी मनेनगढ़ विकास खंड में बरबसपुर में हुआ मेरा। जी जी फिर उस समय एक शैक्षिक समन्वयक बनाया गया मुझको। जी जी फिर मैं कई वर्षों तक शैक्षिक समन्वयक के रूप में कार्य किया और मास्टर ट्रेनर के रूप में रहा। जी फिर शासन बदला और उन्होंने पाठ्यक्रम में स्थानीय बोली के पाठों को रखने की बात आई। जी उसमें मेरा भी चयन हुआ हाँ सरगुजिया बोली के पाठों को लिखने के लिए। जी तो हम लोग SCRT रायपुर में काफ़ी दिन तक रहे जी और सरगुजिया बोली के कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं में 5-5 पाठ चयनित किए गए। जी जी उसमें से कक्षा तीसरी में एक मेरी सरगुजिया बोली की कहानी आधी भी पढ़ाई जाती है। जी जी हाँ, गाँव कर बुद्धिमानी, जी किसान कर बुद्धिमानी करके जी पाठ जी है। जी जी तो एक अलग पहचान बनी स्थानीय बोली पे। जी फिर बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण हुए SCRT में जिसको मुझको बुलाया जाता था। जी कोरिया डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उस समय जाता था। जी। फिर कोरिया डिस्ट्रिक्ट के मास्टर ट्रेनर के रूप में मुझको सम्मानित भी किया गया। जी जी इसके बाद प्रधान पाठक के रूप में भी वहाँ मुझको सम्मानित किया गया। जी और अब आप रिटायर कब हुए फाइनली? पिछले जनवरी में जो है जी 24 के जनवरी में, जी 31 जनवरी को मैं लखनपुर ब्लॉक के पलगढ़ी मिडिल स्कूल से रिटायर हुआ। जी 15 महीना यहाँ लखनपुर ब्लॉक में भी सेवाएं देने का मौका मिला। जी जी
तो डॉक्टर साहब पूरा ये जो जीवन आपका रहा वो शिक्षा को आपने दिया, जी जी। और अब जब आप रिटायर हो गए, एक्चुअली इसको रिटायर नहीं कहना चाहिए, एक तरीके से वो शासकीय सेवा था और उसकी अवधि वहाँ पूर्ण हो गई, अब आप नई भूमिका में आ गए साहित्य सेवा में। जी जी। तो मेरे हाथ में आपकी ये हास्यम व्यंगम, ये 2019 में यह किताब छपी है। ये प्रकाशक हैं अंतरा प्रकाशन, वाराणसी मध्य प्रदेश की यह किताब है। तो जी। आपका ने बताया कि आप हास्य व्यंग मुक्तक इस तरह के आपका स्पेशलाइजेशन है, तो कोई एक आध इस तरह की कोई अगर रचना हो जो आपको बहुत पसंद हो, या इस किताब की पहली जो रचना है वो कौन सी है, हमारे देवतुल्य जनता को, दर्शकों को सुनाइएगा। शुरुआती दौर में जो मंचों पे थोड़ी बहुत ख्याति मिली, जी जी वो हास्य व्यंग की रचनाओं से मिली। जी जी उस समय मैं अशोक चक्रधर, माणिक वर्मा, जी इन लोगों को ज़्यादा सुनता था। जी जी और उन लोग को सुनने के बाद जी कहीं न कहीं मन में इच्छा हुई जी कि हास्य और व्यंग जो है, जी इस विधा पे लिखने से हम समाज को एक संदेश देने का भी प्रयास करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गद्य रूप में भी हम लोगों ने शरद जोशी को पढ़ा, जी तो उनसे मैं कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ। अच्छा। तो उसके बाद जो काव्यात्मक रूप में जब मैं कविता लिखने लगा, जी अनिरुद्ध नीरव और राम प्यारे रसिक चाचा जी, जी 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 जो नगर कल्लोल लिखा जी करते जी थे, बहुत फेमस हुआ करता था, हाँ, बहुत तो व्यंगात्मक कहीं था। न कहीं जी इन सबों को हर सप्ताह में इंतजार रहता था हम लोग को जी जी नगर नगर कलोल पढ़ने के लिए। जी जी तो जो छोटी छोटी हास्य रचनाएं उन तक हम लोग लेकर जाते थे। जी जी तो व्यंग कैसे लिखा जाए, हास्य कैसे लिखा जाए, जी हास्य और व्यंग के बीच की जो बारीकियां होती थी, जी जी ये आदरणीय राम प्यारे रसिक भैया से, चाचा जी से हम लोग को सीखने का मौका मिला। जी जी और मंच की प्रस्तुति, मंच की गरिमा और मंच का अनुशासन, जी ये सब सारा चीज़ वे सिखाते थे जी जी कि जब हम मंच पे खड़े होते हैं जी तो किस तरीके से मंच की गरिमा हो, जी रचनाओं में कैसे शब्दों का प्रयोग हो कि सामने वाला हंसे भी, व्यंग को सुने, जी लेकिन उसका व्यक्तिगत कटाक्ष उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जी जी तो व्यंग की बारीकी का जो ज्ञान राम प्यारे रसिक जी के अंदर जो था, जी वो मेरे ख्याल से और कोई यहाँ पर कोई दूसरा हमारे सरगुजा में तो नहीं। जी 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 बहुत अद्भुत। तो निश्चित रूप से व्यंग को कैसे प्रस्तुत किया जाए, जी पढ़ने का अंदाज कैसा हो, जी चेहरे का हाव भाव कैसा हो, जी ताकि पब्लिक उसको जो है तुरंत उसको समझे। जी जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जी तो इस पुस्तक की जो पहली रचना है, जी अ, नया वर्ष, जी न्यू ईयर। जी जी तो होता क्या है कि नया वर्ष 31 तारीख की रात को लोग मनाते हैं, जी जी और वो एक मनाने का ढंग जो है, खासकर जो हम नए युवा वर्ग हैं, चाहे जो आज का जो युवा है, चाहे पुराने उस समय जो थे, जी जी ये सब पुरानी रचनाएं हैं, सब जी, 84-85 की रचनाएं हैं। जी जी तो अक्सर लोग नशे को ज़्यादा महत्व देते थे नए वर्ष में। जी जी तो वहाँ से एक मैंने हास्य और व्यंग और करुणा को उठाया है, जी जी सुनाइए। वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, जी। शायद आपको पसंद आए। जी जी मैं नया वर्ष मनाने की सोच रहा था जी और चीयर्स के लिए एक पार्टनर खोज रहा था। क्या बात है। जी जी मैं नया वर्ष मनाने की सोच रहा था और चीयर्स के लिए एक पार्टनर खोज रहा था। जी। मैंने रामलाल को बुलाया, रामलाल आया। मैंने कहा, रामलाल आओ आओ आओ, जी मेरे साथ नया वर्ष मनाओ। आज देसी नहीं विदेशी पिलाऊंगा, वाह क्या बात है। आज देसी नहीं विदेशी पिलाऊंगा, और बैठे बैठे तुझको जन्नत की सैर कराऊंगा, जी बैठे बैठे तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। जी अरे यार, जो साल भर जीता है हम्म। वही तो नए साल में छक के पीता वाह है। क्या बात है। जी 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 अरे यार, जो साल भर जीता है जी। वही तो नया वर्ष में छक कर पीता है। जी यह सुनकर रामलाल बोला, जी अरे साहब, जी सुना है इस साल देश में सूखा है, जी और इसीलिए मेरा परिवार जी 3 दिनों से भूखा है। वाह क्या बात है। आज मैं अपनी पगार लाऊंगा, जी मैं अपने घर में ही सबके साथ साग रोटी खाऊंगा, जी। और इस तरह नया साल मनाऊंगा। जी यह सुनकर मैं झल्लाया। जी बाद में वर्मा जी का दरवाजा खटखटाया। जी दरवाजा खुला, वर्मा जी का चेहरा नजर आया। जी मैंने कहा, वर्मा जी आइए आइए, मेरे साथ नया वर्ष मनाइए। जी
एक आप ही तो हैं जो मुझको टक्कर दे पाते हैं, जी एक आप ही तो हैं जो मुझको टक्कर दे पाते हैं, जी बाकी तो दो दो चार पैक में ही लुढ़क जाते हैं। लुढ़क जाते हैं। यह सुनकर वर्मा जी का चेहरा उतर गया। जी फिर बोले, लाला जी मैंने पीना छोड़ दिया है, हम्म, लाला जी मैंने पीना छोड़ दिया है, जी और शराब से अपना आता पूरी तरीके से छोड़ दिया। छोड़ दिया है। इसके चलते घर में रोज किचकिच हो जाती थी, जी और बेवजह मेरे हाथों मेरी पत्नी पिट जाती। पीट जाती थी। एक दिन गुस्से में वो मायके जाने को तैयार हो गई, जी और उसी दिन ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। ओ हो, क्या बात आज उसी की याद में एक दीपक जलाऊंगा, और इस तरह मैं नया साल मनाऊंगा। है। जी यह सुनकर वहां से मैं आगे कदम बढ़ाया, जी सामने गुरुदेव को देखा तो चकराया। जी मैं कुछ बोलता इसके पहले गुरुदेव बोल पड़े, जी अपना मुंह खोले जी कि लाला तुझे मैं अच्छी तरह जानता जानता हूँ, हूँ। तेरी रग रग से पहचानता हूँ। जी अरे जितनी दौलत तू पीने में बहाएगा, जी। उतने में कई गरीबों का पेट भर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे जितनी दौलत तू पीने में बहाएगा, जी। उतने में कई गरीबों का पेट भर जाएगा। जी। और सुन, जिस दिन इस देश में गरीबों का पेट भरा होगा, वही दिन नया हर्ष होगा, वही दिन सबके लिए नया वर्ष होगा, नया वर्ष होगा। वही दिन सबके लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये मैं शुरुआती दौर की कविता है, सब 81-82 से लिखा गया जी मंची रचना थी। जी, इसमें हास्य भी है, कटाक्ष भी है, संदेश भी है, लेकिन बहुत सुंदर कविता। आज का दौर में जिस तरीके के आप मुक्तक या कविताएं लिख रहे हैं, उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। धीरे धीरे जब समय बदलता है जी और विचारों में परिपक्वता आती है, जी जी सोच बदलता है, तो अचानक एक दिन अनिरुद्ध भैया मुझको ये बोले जी कि तू गा के भी पढ़ सकते हो। जी कि धीरे धीरे क्षणिकाओं से इसके बाद कुछ मुक्तकों पे जब काम शुरू किया, जी तो उन्होंने कहा कि तुम गा के भी अच्छा पढ़ सकते हो। जी जी तो ये मेरे अंदर विचार है कि जीवन में मैं कभी गाया नहीं हूँ, जी जी लेकिन जब औरों को सुना जो गेय रचना पढ़ते थे, जी तो लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी मुक्तकों को गा के पढ़ूं। जी जी तो निश्चित रूप से मुक्तकों को जब मैं कुछ मुक्तकों को गा के पढ़ने का प्रयास किया। जी आइए तो कुछ मुक्तक आपको मैं जी बिल्कुल। गा के। हाँ, क्योंकि आप तो थिएटर से भी रहे हैं, तो गाना और तो कला का पार्ट है। जी, तो जी। आपके लिए वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी जी। कोई तो खासकर मुक्तकों पे भी कहीं ना कहीं एक व्यंग झलकता ही है, जी और कुछ सामाजिक संदेश भी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। तो निश्चित रूप से एक सुने। हाँ हर घड़ी मन अधीर हो जरूरी नहीं, जी हर घड़ी मन अधीर हो जरूरी नहीं, हर कोई अब सुधीर हो जरूरी क्या बात है, जी जी नहीं। बहुत बढ़िया जी। काव्य आकाश में है सितारे कई, काव्य आकाश में है सितारे कई, हर दिलों में कबीर हो जरूरी नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब, जी जी। हर दिलों में कबीर हो जरूरी वाह, क्या बात है। नहीं। और दूसरे राग में आपको एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। सदा उपकार करते हैं, कभी नफरत नहीं करते, जी सदा उपकार करते हैं, कभी नफरत नहीं करते, जिनके हाथों में सूरज हो अंधेरों से नहीं डरते, क्या बात। जिनके हाथों में सूरज हो अंधेरों से नहीं डरते, जी। अपनी लेखनी से जो यहाँ जग को जगाते हैं, जी अपनी लेखनी से जो यहाँ जग को जगाते हैं, कलम के हैं सिपाही वो मरकर भी नहीं मरते, कलम के हैं सिपाही वो मरकर भी नहीं मरते। और कुछ जो सामाजिक विसंगतियों की बात आई, जी जी तो वहाँ पर
अभी जो वृक्षों की जो कटाई हुई, जी 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 तो वहाँ से दिल में एक टीस हुई, तो वहाँ से कुछ मुक्तक आप जी लोगों जी को जी प्रस्तुत जरूर करें। जी, बहुत अच्छा संदेश रहेगा। काट वृक्षों को छाँव ढूंढते ये हो हैं, जी काट वृक्षों को छाँव ढूंढते हैं, दुष्ट शकुनी सा दांव ढूंढते हैं, कंकरीटों का जाल बिछा कर, कंकरीटों का जाल बिछा कर, वही फिर पुराना गांव ढूंढते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वही फिर पुराना गांव ढूंढते हैं। जी और जो कटाई हुई उसके बाद जो सड़कें बनी और गांव और शहर सटने लग गए। जी जी चार पंक्ति और देखिए जी जी कि गांव शहरों से अब सट गए हैं। पहले यहाँ से वहाँ तक गांव था, हम लोग साइकिल से जाते थे। जी 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 अब तो ऐसा हो रहा है, पता ही नहीं चलता है कि वो गांव और अंबिकापुर कहाँ से कहाँ सट गया। इवन अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये हाँ, कभी गांव हुआ करता जी, था जी, जी। और यहाँ से शहर दूर हुआ करता था, अब तो लेकिन सब सट गए। जी जी बहुत बढ़िया। कि गांव शहरों से अब सट गए हैं और कंक्रीटों से गली पट गए हैं, और कभी जिनके छाँव में हम खेलते थे, कभी जिनके छाँव में हम खेलते थे, बरगद वो पीपल सभी कट गए हैं। क्या बात है जी। और बरगद वो पीपल सभी कट गए हैं। और हम विकास के दौर में कहाँ तक आ गए उसको देखिए चार पंक्ति में। जी जी कागज पे अब खत लिखते कहाँ है। मोबाइल आ गया। समय जी, बदल गया। जी जी मोबाइल आ गया। कि कागज हम लोग का समय था जब जी हम जी कागजों पे चिट्ठी ही लिखा लिखा करते चिट्ठी थे, हुआ करती पोस्टकार्ड, थी। अंतर्देशीय लिफाफा। हाँ सब है जी। कि कागज पे अब खत लिखते कहाँ है, और गोबर से आंगन लिपते कहाँ है। क्या बात है डॉक्टर साहब। जी 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 और जब से मोबाइल हाथों में आया, जब से मोबाइल हाथों में आया, गलियों में बच्चे दिखते कहाँ हैं। क्या बात है डॉक्टर। गलियों में बच्चे दिखते कहाँ हैं। दिखते क्या बात है। कहाँ हैं। तो ये सामाजिक जो भी है जी उस पे भी कुछ लोग मुक्तक लिखने का प्रयास किया। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये जो मुक्तक आप ज़्यादा रचना इस समय कर जी रहे जी हैं, 4 लाइन। बहुत जल्दी आपको मेरे मुक्तक संग्रह भी हाथ में आएगा। जी जी इसकी जी। तैयारी चल रही है। जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग का जो दौर था या आप लोग जो लिख रहे हैं जी जी और वर्तमान समय में जो लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं या सीख रहे हैं, जी, तो क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे इस दौर के नए नवेले लेखकों को, कवियों को? क्योंकि आजकल के लेखनी में उतना गंभीरता नहीं दिखने को मिलता है या सुनने को मिलता है जो दौर आप लोग का था, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, हम लोग का जो दौर था जी उस समय जब हम लिखते थे तो कभी न कभी अपने वरिष्ठों के पास रचनाओं को लेकर जाते थे जी जी और उस पर चर्चाएं होती थी, जी समीक्षाएं होती थी, जब कमियां होती थी उस पर वो बताते थे जी कि अभी इस पे और काम करो। जी जी और बार बार जब हम लिखते थे जी। और बार बार हम लोग को कहा जाता था कि खूब पढ़ो, जी ज़्यादा पढ़ो, कम लिखो। जी तो ये था उस समय यहाँ लाइब्रेरी हुआ करते थे, आप लोग को याद होगा, जी। मल्टीपर्पज स्कूल के बगल में। जी जी तो संध्या का जो समय होता था शाम का 4 से 5 या 5 से 6, जी 1 या 1.5 घंटा हम लोग का समय लाइब्रेरी में ही बीतता। जी 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 सारे मित्रों को यदि कभी हुआ जी। तो कहाँ मिलना है, तो सब लाइब्रेरी में आओ। जी जी जी
तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, जी। युग धर्म, हिंदुस्तान, जी। कादम्बिनी, नवनीत, ये जी। सब सारी चीज़ें, पत्रिकाओं को पढ़ना। जी। बाल पत्रिकाओं में चंपक, नंदन, बाल भारती, जी। ये सब को हम लोग खूब पढ़ते थे। जी। 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 तो उससे क्या है कि पढ़ने से हमारे अंदर शब्द शक्ति बढ़ती है, जी। 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 शब्दों का संग्रह बढ़ता है, जी। जी। विचारों का मंथन होता है और नए नए विचार सामने आते हैं। जी। अच्छे लोगों के विचार पढ़िएगा तो आपके अंदर भी एक विचार आएगा। जी। और सबसे बड़ा है कि जब तक आप किसी वरिष्ठ को, रचनाकार को अपना गुरु नहीं बनाएंगे, जी। उनके सानिध्य में नहीं जाएंगे, जी। तब तक आपके रचनाओं में वो निखार नहीं आएगा। जी, तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान दौर के जो लेखक कवि हैं या बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो उनको अध्ययन करना चाहिए, बहुत पढ़ना अध्ययन, चाहिए, बहुत अध्ययन। किसी के सानिध्य में बिल्कुल। सीखना चाहिए। सानिध्य में आने से क्या होता है कि हम क्या लिखे हैं, जी। उसमें कविता के कितने गुण हैं, जी। वो चीज़ यदि हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जी। तो जब हम कविताओं की ओर ध्यान देता चाहते हैं, जी। अभी कविताएं दो भाग में एक छंदमुक्त कविता है जी। और एक छंदबद्ध कविता है। जी। जी। तो वो छंदमुक्त कविताएं ज़्यादा लिखी जा रही हैं, अच्छा। और उसमें क्या है कि अपने भावों को व्यक्त करने का एक बहुत सरल और अच्छा साधन है। जी। जी। लेकिन छंदमुक्त कविताओं का भी एक लय है, जी। एक प्रवाह है, जी। और उसको भी हम कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। जी। तो हम जब तक हमारे वरिष्ठों से, जी। या जो छंदमुक्त लिख चुके हैं, जो छंदमुक्त के अच्छे ज्ञाता हैं, जी। उन तक हम पहुँचें, जी। उनके बीच में चर्चा करें, जी। उनसे समय लें, जी। और उसके बाद जब हमारी रचनाएं निखर कर आएगी, जी। और हम जब उसको किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जी। तब उसका एक अलग आनंद होगा। जी। और हम लोग आज भी यदि मैं कुछ भी मुक्तक लिखता हूँ, जी। छंद लिखता हूँ, तो जांजगीर में दो बड़े छंदकार हैं, जी। आदरणीय विजय राठौर सर हैं, जी। ईश्वरी प्रसाद यादव जी हैं। जी। 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 ये नाम है काफ़ी। हाँ, इन लोग का बड़ा नाम है। जी। जी। और तो इन लोग तक मैं अपनी रचनाएं प्रेषित करता हूँ आज भी, जी। कि नहीं भैया, अब बार बार वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर तो इतनी काबिलियत, बोले नहीं भैया, जब तक आप उसको ओके नहीं करेंगे, जी। तब तक मैं उसको सार्वजनिक नहीं करूँगा। जी। जी। तो अभी भी जो छोटी मोटी कमियां होती हैं, जी। तो वो बाकायदा मार्गदर्शन देते हैं। जी। और जब तक वो ओके नहीं करते हैं, वो अपना मार्गदर्शन नहीं देते हैं, हाँ। तब तक मैं उस मंच पे या किसी तक वो रचना साझा नहीं करता हूँ। जी। तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जी। आज भी मार्गदर्शन देते हैं। नगर में भी बहुत अच्छे वरिष्ठ लोग हैं। जी। जी। गज़लों के मामले में श्याम कश्यप बेचैन हैं अभी हमारे पास। जी। आप जो गज़ल लिखना चाहते हैं, जी। मुक्तक लिखना चाहते हैं, जी। सोनेट लिखना चाहते हैं, जी। ये इनसे संपर्क करें, उनके सानिध्य में जाएं। जी। और कहा जाता है ना कि गुरु के चरणों में बैठने से आपको सब मिलता है। जी। तो जब तक गुरु बिना तो ज्ञान होता ही होता नहीं। ही नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी लेखनी से गज़ल। नहीं, गज़ल तो मैं कभी लिखा ही नहीं। जी। गज़ल की ओर कभी मेरा झुकाव ही नहीं हो पा रहा है। जी। जी। तो हास्य व्यंग में रहा और ये लिखा। जी। अभी एक नई विधा आ रही है, सजल की विधा है। सजल। जी। जी। ये क्या तो होता है? ये एक विधा है जी। जिसमें हिंदी को हम अपने प्राथमिकता देते हुए इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। उसमें हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग हो रहा है। अच्छा, वो मुक्तक के रूप में होता है? मुक्तक नहीं, वो उसके पैटर्न है। 5 बिंदुओं पे 5 छंदों में उसको रचा जाता कोई है। एक आध रचना? मुक्त उसमें जैसे आपको उसकी रचनाएं, जैसे गज़ल का एक पैटर्न बना हुआ है, जी, वैसी सजल का है। उसी तरीके से सजल का भी अपना एक, जी। जी। लेकिन उसके व्याकरण अलग हैं। अलग व्याकरण है ना? जी। जी। हाँ। तो अभी याद तो वैसा नहीं है। कोई बात नहीं। डॉक्टर तो साहब निश्चित रूप से अभी मैं उस पर बहुत कम काम किया हूँ, जी। लेकिन आने वाले समय में सजलों पे काम होगा। जी। और नए रचनाकारों को भी जोड़ूंगा कि उसके व्याकरण को आप पढ़ें, जी। सीखें। जी। या गज़ल पे काम कर रहे हैं तो गज़लों के बारे में आपका अध्ययन हो। जी। बड़े बड़े रचनाकारों को, जो गज़लकार हैं, उनको पढ़ें, जी। उसके व्याकरण को समझें। जी। और बाकायदा जब तक आप समीक्षा नहीं करते हैं जी। अपनी रचनाओं पे, जब तक 4 बड़े लोगों से आप उस पर नजरे सानी जिसको बोलते हैं नहीं होता है, जी। जी। तब तक कोशिश कीजिए कि वो रचना आप सार्वजनिक मत कीजिए। जी। क्योंकि मान के चलिए कि हम चाहे कितना हूँ बेहतर लिखें, जी। कुछ न कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्रुटि रहित रचना यदि आपको प्रस्तुत करना है तो आप बड़े लोगों का सानिध्य लीजिए, जी।
जरूरी नहीं है कि उम्र में ही बड़ा हो, हाँ हाँ, रचना की दृष्टि रचना से की जो है। दृष्टि से योग्यता जो हो। अब दिनेश कुमार चतुर्वेदी जी वो बहुत बड़े सजलकार हैं, जी। वो हम लोग से उम्र में बहुत छोटा है, जी लेकिन उसकी 4-5 पुस्तकें आ चुकी हैं। जी 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 मुक्तक की पुस्तकें आ चुकी हैं, सजल की पुस्तकें, लेकिन उसके अंदर लिखने की जो काबिलियत है जी वो निश्चित रूप से जांजगीर में है, टीचर है, जी लेकिन उसकी क्षमता हम लोग से बहुत ज़्यादा है। जी तो अभी भी मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ, बीच बीच में पूछता हूँ कि भाई थोड़ा सा इस पे कुछ बताओ, तो हमेशा फ़ोन पे ही चर्चा होती है। जी और जो कमियाँ होती हैं उस पे वो जानकारी देता है कि सर इस पे थोड़ा सा और बेहतर किया जाए। जी तो धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जी जी, आने वाले बिल्कुल। समय में निश्चित रूप से बिल्कुल। अभी नवगीत पढ़ रहा हूँ, जी ताकि आने वाले समय नवगीत पे कभी काम नहीं किया हूँ, जी लेकिन अनिरुद्ध भैया के नवगीत हैं और बाकी लोग जो नवगीत लिख रहे हैं, जी गीत लिख रहे हैं, जी इन लोग को भी मेरा अध्ययन जारी है। जी और जब तक नए लोगों को और पुराने लोगों को आप पढ़ेंगे नहीं, जी तब तक आप अच्छी लेखनी नहीं चला सकते। जी बिल्कुल। और ज़रूरी है कि आप आज भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा मैं पुस्तकों के बीच में ही रहता हूँ। जी 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 और पुस्तकों को पकड़ना, छूना, एक जो उससे जो आत्मीयता होती है जी जी वो बहुत ज़बरदस्त है, जी मोबाइल के अलावा। जी जबकि मोबाइल में तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब लेकिन कुछ। पुस्तक का लेने का अनुभूति, पुस्तक को छूने का, पलटने का, जी और उसको अपन याद होगा आप लोग भी अपने समय पढ़ते पढ़ते छाती पे जी पुस्तक जी रख जी के सो जाते थे जाते वैसे। थे। बल्कि कई बार तो नींद नहीं आता था तो किताब तो खोलो भैया तो किताब अपने आप आ के जाएगा। अपन देखते थे। तो वो दौर फिर से आना चाहिए। जी अब सारे लोगों को बोलूँगा कि मोबाइल में भले सब कुछ है, हाँ लेकिन आप पुस्तकों से जुड़िए। जी अब पुस्तकों से जुड़ेंगे तो आपकी आत्मीयता जो है जी एक अलग, एक उसका एक अलग आनंद है। जी मोबाइल देखने का आनंद भी है, जी। लेकिन पुस्तक पढ़ने का एक अलग आनंद है। जी अब उस आनंद पे जब आप आएंगे जी तब आपको अनुभूति होगा कि पहले का दौर जो है जी वास्तव में बहुत बेहतर था। जी डॉक्टर साहब, आज़ादी को 78 साल हो गया। जी 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 जी, और इस 78 सालों में हमारा जो देश है वह बहुत तरक्की किया है भौतिक रूप से। जी, जी। रोड, सड़क, पुल, पुलिया, उसी गति से इस देश में जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जी, जी। आतंकवाद है, नक्सलवाद है, चोरी डकैती, गुंडागर्दी है, बलात्कार है, मर्डर जी। है, बहुत रोज होते रहता है। हम्म। साहित्य इन सब चीज़ों को रोकने में कितना और किस तरीके से कारगर है आप? देखिए, साहित्य शुरू से समाज का दर्पण था। जी आज भी जो है साहित्य जो है मार्गदर्शन के रूप में ही, मार्गदर्शक के रूप में ही है। जी जी अब अलग बात हो जा रहा है कि हम साहित्य को अब एक मनोरंजन का साधन बना चुके हैं। जी जी अब जो कवि सम्मेलनों में जो बात होती है, हाँ हाँ उसमें सारे लोग सुनते तो जरूर हैं, जी लेकिन वो एक मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं जी कि हमारा जो है 2-4 घंटा मनोरंजन हो जाए, जी उन बड़े रचनाकारों को हम सुने और आनंद लें। जी लेकिन उस रचना के पीछे जो हमारा जो सामाजिकता, सांस्कृतिक धरोहर जो छिपा हुआ है, जी उसको हम सुनकर केवल जो है कुछ देर धुआं की तरह उड़ा देते हैं। जी जी जरूरी है कि रचनाओं को सुनना जी और साहित्य को पढ़ना जी और उसको अमल करना। जी और साहित्य के साथ साथ जो हमारे बहुत सारे ऐसे भी जो ग्रंथ हैं, जी खासकर रामचरितमानस हो गया, जी भगवद गीता हो गया, जी और बहुत सारे हमारे रामायण है, हाँ, जी, रामायण बहुत है, बहुत चीज़ें हैं। इनको भी पढ़ना। आज मैं बच्चों में देख रहा हूँ ज्ञान तो बहुत है छोटे बच्चों में, जी जी क्योंकि सामाजिक सरोकार या विद्यालयों में उनको ज्ञान तो बहुत दिया जा रहा है, जी लेकिन जो संस्कार जो होता है, जो जी संस्कार हम लोग के अंदर जो था, चाहे कुछ कुछ जो हम लोग अपने अभिभावकों से, समाज से जो संस्कार प्राप्त जी। किए, वो बच्चों के अंदर वो देखने को कम मिल रहा है। जी 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 तो जरूरी है कि ज्ञान के साथ साथ बच्चों में संस्कार को कैसे डेवलप किया जाए, जी जी और संस्कार का जो डेवलप होगा जी तब आपको समाज में वो एक नए रूप में आएगा। जी जी आधुनिकताओं को ग्रहण करने के साथ साथ जी हम अपने भारतीयता को नहीं भूलें। जी हमारे भारतीय परिवेश में जो था, जी आज से जो कुछ नहीं, हम लोग 50 साल पीछे आप जाइए, जी जी तो उस समय जो था, आज संयुक्त परिवार धीरे धीरे जो है एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जी जी तो कहीं ना कहीं पर जो है हम सामाजिकता को भूलते जा रहे हैं। जी आने वाला एक ऐसा समय आएगा जी। कि बहुत सारे रिश्ते जी विलुप्त हो जाएंगे, जी क्योंकि पहले हम लोग
हमें लोग खुद 6 भाई 2 बहन हुआ करते थे। जी 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 पिताजी लोग भी 14-15 भाई बहन हुआ करते थे। जी अब वही परिवार धीरे धीरे सिमट गया। जी जी अब एक बच्चा 2 बच्चे हर परिवार में हो रहा है। जी वो कहा जाता है ना, विकास के साथ साथ जी विनाश भी उसके साथ साथ चलता है। बिल्कुल 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 तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, जी वो धीरे धीरे अब विलुप्त हो जाएंगे। जी बुआ का रिश्ता हो जाएगा, मौसी का रिश्ता हो जाएगा। जी ये आने वाले समय में ये केवल कथाओं में मिलेगा। कथाओं में मिलेगा। जी जी तो जी निश्चित रूप से हमको अपने परिवार को देखना भी है, समझना भी है, जी और विकास के दौर में भी हमको चलना है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम विकास को छोड़ दें, जी लेकिन विकास के दौर के साथ साथ अपनी जो सामाजिक संस्कृति है जी उसको भी हमको बचा के रखना है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय रिश्तों से याद आया जी 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 कि रिश्ते इस समय बहुत तेज़ी से रिश्तों का पतन हो रहा है। जी जी। ऐसे दौर में आप इस देश की जनता को इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, रिश्ते जो होते हैं जी ये आत्मीय रिश्ते होते हैं, जी और ये परिवार से शुरू होता था। जी जी हम लोग को याद है, जी जब पिताजी लोग कुछ चीज़ खरीद के लाते थे जी तो सारा परिवार वहीं पर बांट दिया जाता था। जी जी ये इसको खा लेना, इसको खा लेना। और उस समय बताया जाता था जी कि छोटे को यदि कम मिला है हाँ। तू अपने से दे दे, तू बड़ा है। जी जी तो हम हंस के उसको दे देते थे। दे देते थे, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक नई संस्कृति के चलन आया है कि अब छोटा परिवार यदि बड़ा परिवार भी है हाँ तो वो परिवार क्या होता है कि धीरे से सामान ले जाके अपने घर में रख देता है और बच्चे को बताता है कि तू ही यहीं पर खा लेना, हाँ, हाँ। बाद में बाहर लेके जी जाना। जी ये अंतर आ गया। ये अंतर होने से क्या जी। हो रहा है कि बच्चा उसको भूल जाता है कि ये मेरा चचेरा है, फुफेरा है, ममेरा है, जी। इसको मेरे को देना है। जी तो हमको उसको जीवित रखना है, जी क्योंकि जब तक समर्पण भावना नहीं होगी, जी जी हम एक दूसरे के प्रति कहा जाता है अपने से देने की भावना जब तक नहीं होगी, जी तब तक हम रिश्तों को कैसे बचा पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ कवि सम्मेलन और मंचों पे आपका मैं मुक्तक सुना हूँ, काफ़ी जोशपूर्ण होता है, जी, काफ़ी जी। संदेश परक होता है। तो चलते चलते हमारे देवतुली जनता को कोई ऐसी एक दो मुक्तक आप सुनाइए जो सामाजिक सरोकार से भी हो, जो व्यंग भी हो और जो संदेश भी देता हो, क्योंकि आपके मुक्तक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है, हम लोग को सुनने में भी अच्छा लगता है। तो कोई इस तरह का मुक्तक एक दो सुनाए आप। आइए, जी अभी फिलहाल मैं नए वर्ष पे कुछ मुक्तक लिखा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी 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 प्रीत के गीत गाए नए साल में, वाह क्या बात है। प्रीत के गीत गाए नए साल में, जी रूठों को भी मनाए नए साल में, जी रूठों को भी मनाए नए साल में। जी कल होगा यहाँ क्या किसे है पता, कल होगा यहाँ क्या किसे है पता, हंस के संग संग बिताए नए साल में। क्या बात है। हंस के संग संग बिताए नए साल में। जी और एक मुक्तक देखिए जी जी कि पाप का भी क्षरण हो नए साल में, जी क्या बात पाप का भी क्षरण हो नए साल में, शुद्ध अंतःकरण हो नए साल में। क्या बात है। बेटियां सड़कों पे सहमी सी ना दिखें, वाह वाह क्या बात है। बेटियां सड़कों पे सहमी सी ना दिखें, ऐसा वातावरण हो नए साल में। क्या बात है डॉक्टर साहब। ऐसा
तावरण हो नए साल में। और अंतिम बेटियों के लिए 4 पंक्तियां। जी 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 बिल्कुल। प्रीत रंगों की बौछार हैं बेटियां, जी प्रीत रंगों की बौछार हैं बेटियां, घर के खुशियों का आधार हैं बेटियां, सबके आंगन में आ कर चहकती नहीं। और जी जी हर माँ बाप के बेटियों का नसीब नहीं होता हाँ नहीं होता है, जी, जी, तो जी, उसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां लाइन थी। है जी। सबके आंगन में आकर चहकती नहीं, नेक कर्मों का उपकार है बेटियां। क्या बात है डॉक्टर साहब। नेक कर्मों का उपहार है बेटियां। और अंतिम मुक्तक, हम नारियों के बिना अधूरे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुक्तक सारे पुरुष वर्ग के लिए भी है। जी थोड़ा आराम से आनंद लेंगे इसका। जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल। शान तेरा अधूरा है नारी बिना। वाह क्या बात है। आप कहीं भी जाइए तो जी। तुरंत बोलते हैं अरे उनको लेके नहीं आए हो। हाँ 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 जी जी। तो पति पत्नी या जो भी हो, जी। जब तक एक साथ हैं हाँ तब तक एक जी बिल्कुल आत्मीयता है। जी जी तो वहां से एक बात को मैं उठाया था जी कि शान तेरा अधूरा है नारी बिना, मान तेरा अधूरा है नारी बिना, घर आंगन अधूरा अधूरा लगे जी। बिना नारी हाँ के घर सुना 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 है खालीपन। कि घर आंगन अधूरा अधूरा लगे, ज्ञान तेरा अधूरा है नारी बिना। क्या बात है डॉक्टर साहब क्या बात है। ज्ञान तेरा अधूरा है नारी बिना। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। अभी हम लोग आज के इस जब कार्यक्रम की शुरुआत किए थे तो नया साल से ही हम शुरू किए थे। जी, तो जी। वो जो दौर था 1984-85 के आसपास आपने लिखा हुआ है जी जी। तब और आज के दौर में जब आप उसी नया साल को जब कह रहे तो कितना अंतर आ गया उम्र के साथ जी, जी। अनुभव के साथ साथ। तब हम पीने पिलाने पे लिखते थे और अब संदेश परक बेटियों पे, खुशहाली पे, नाराज हुए लोगों को मनाने पे आ गए। और लास्ट में आपने जो 2 मुक्तक सुनाया महिलाओं को समर्पित, बेटियों को समर्पित, बहुत अद्भुत था। जी अभी वर्तमान में खासकर बेटियों के लिए लिखना जरूरी है। जी 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 जो समाज में जो अभी जो चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा जी जी और हम रोज देख रहे हैं, जी जी कहीं न कहीं पर जो एक नारियों के प्रति जो सम्मान का भाव हमारे अंदर से कम होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसी की जरूरत है कि विद्यालय स्तर से ही, जी परिवार स्तर से ही जी बच्चों को नारियों के प्रति, बच्चियों के प्रति बिल्कुल सम्मान देने की, सुरक्षा देने की भावना आनी चाहिए। जी हम लोग के समय हम लोग को याद है जी कि पिताजी लोग जब हम लोग यहाँ रामलीला देखने आते थे, उस समय तो रामलीला बहुत बड़ी बात जी थी। जी जी तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके लेके आते जी। थे। और ये भी होता था कि फलाना जा रहा है, वो ढेकाना जा रहा है, लड़कियां बोलती थी कि वो भी तो जा रहा है, तो हम लोग को एक बोरा पकड़ लेते थे, चले आते थे और उसको भी और सारे लड़कियों को इकट्ठा लेके आते थे। हाँ। रामलीला देखने के बाद फिर सबके घर घर तक पहुंचाते थे। फिर रात में हम लोग अपने घर आते थे। जी जी। तो वो जो संरक्षण था और घर वाले का एक विश्वास था, आज वो विश्वास लगभग समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विश्वास आज फिर से हम लोग को पैदा करना है जी कि हम कहीं भी अपने लड़कियों को यदि भेजें जी तो एक विश्वास हो। और आज के दौर में बहुत कठिन हो चुका है जी। लेकिन फिर भी जो है आशा से आकाश थमा है। बिल्कुल। हमारे अंदर लड़कों को इस बात को लिए जागृत करना है कि लड़कियों के प्रति एक सम्मान की भावना हो। जी इसीलिए मैं खासकर बेटियों के प्रति जो मुक्तक या गीत लिखता हूँ, कहीं न कहीं लोग सुने समझें और उनके प्रति सम्मान की भावना आए। जी बिल्कुल। तो मित्रों आप सभी से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर सपन सिन्हा सर का जो संदेश है आप इसको सुने। इनकी कविताओं में, इनके मुक्तक में जो संदेश है, बातों में जो संदेश है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते हमारे देवतुल्य जनता को, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है
कि जो समय के अनुसार जो हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, जी उन बदलाव को भी हम स्वीकार करें, जी विकास को भी स्वीकार करें, जी और उसके साथ साथ संस्कार को भी हम साथ साथ लेते चलें। जी आज बच्चों में, बड़ों में, सबके अंदर संस्कार की भावना, संस्कृति की भावना पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जी और जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होगा जी तो मान के चलिए कि हम कागज़ के फूल के समान हैं। जी इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। जी। तो मित्रों, संस्कार जरूरी है, डॉक्टर साहब का ऐसा संदेश है। महिलाओं का, बेटियों का सम्मान जरूरी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कीमती समय के लिए। धन्यवाद। और आप सभी देवतुल्य जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखिए, सुनिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। प्रणाम डॉक्टर साहब।